दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही जबरदस्त मर्डर मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। पूरी मूवी एक इन्वेस्टिगेशन के इर्द गिर्द चलती रहती है, जिसे बहुत ही बारीकी के साथ एक डिटेक्टिव सॉल्व कर पाता है। मूवी आपको पल भर के लिए भी बोर होने नहीं देगी, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि मूवी को पूरा जरूर देखना। मूवी का नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसकी IMDb रेटिंग है 8। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। तो ये मूवी एक अंधेरी रात से शुरू होती है, जहां एक आदमी चुपके से आकर किसी के घर में घुसता है और पता नहीं क्या, लेकिन बहुत ही जल्दी ढूंढने लगता है। फिर इसी बीच हम देखते हैं कि दूसरी तरफ जंगल में एक कैदी पुलिस से बचकर भाग रहा होता है, जबकि पुलिस वाले उसका पीछा कर रहे होते हैं। इधर वो आदमी उस घर में वो चीज ढूंढ लेता है जिसके लिए वो वहां आया था, और ये चीज होती है ईसा मसीह की शायद कोई प्राचीन मूर्ति, जो बहुत ही कीमती लग रही थी। इसके बाद वो उस मूर्ति को उठाता है और फौरन अपनी कार में बैठकर वहां से भागने लगता है। फिर रास्ते में वो कैदी अचानक उसकी कार के सामने आता है, लेकिन फिर भागते हुए वो आगे निकल जाता है। इसके बाद थोड़ी दूर जाने पर उसकी कार अचानक बंद हो जाती है, जिस वजह से वो अपनी कार छोड़कर उस मूर्ति को लेकर झटपट जंगल की ओर भागता है, लेकिन फिर वो फिसलकर गिर जाता है। इस बीच हमें एक नन की स्पिरिट दिखती है, जिसकी आंखों से खून बह रहा है और देखने पर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बहुत ही गुस्से में हो। तभी एक भयानक कुत्ता आता है और मूर्ति को ले जा रहे आदमी को काटकर मार देता है, और यहाँ हमें इस आदमी का नाम पता चलता है, जो था अमरेंद्र। और फिर ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर सीन यहाँ से सीधा लंदन में शिफ्ट होता है, जहाँ हम आर्या सेन नाम के आदमी को देखते हैं, जो पेशे से एक डॉक्टर था। हमें पता चलता है कि डॉक्टर आर्या वहाँ पर किसी से मिलने जाता है, और तभी उस पर एक आदमी अचानक हमला कर देता है। इस बीच एक आदमी आकर उसकी जान बचाता है और उस हमला करने वाले को पुलिस के हवाले कर देता है। और यही है हमारी मूवी का डिटेक्टिव शेरलॉक होम्स। खैर, अब शेरलॉक डॉक्टर आर्या को अपने रूम पर ले जाता है और हमें पता चलता है कि आर्या की अभी भी डॉक्टरी की पढ़ाई चल रही है और वो शेरलॉक के साथ फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में काम करना चाहता है। इस बीच शेरलॉक अचानक आर्या के बारे में कई सटीक बातें बताता है, जिससे आर्या हैरान हो जाता है। वो उससे पूछता है आखिर उसे इसके बारे में ये सब कैसे पता, क्योंकि उसने तो अभी तक अपने बारे में उसे कुछ बताया ही नहीं। तो शेरलॉक कहता है कि आसपास की चीजों को बारीकी से देखने से सब पता चल जाता है। वो बताता है कि उसने आर्या के बैग पर लिखी जानकारी और पहले से की गई रिसर्च की मदद से ये सब बताया है। ये देखते ही डॉक्टर आर्या शेरलॉक के दिमाग से इम्प्रेस होकर कहता है कि वो एक शानदार जासूस है। इसके बाद वो उसे पूछता है कि आखिर वो ये काम कब से कर रहा है। तो शेरलॉक बताता है कि असल में वो एक बंगाली क्रिश्चियन है, और इसी के साथ सीन फ्लैशबैक में चला जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि उसके पिता एक DCP थे, जो कि बहुत ही साधारण इंसान की तरह रहते थे। उस वक्त शेरलॉक 10 साल का था और उसका बड़ा भाई 15 साल का था, लेकिन फिर कुछ चीजों के चलते उनके माता पिता का तलाक हो गया, जिसके बाद माँ अपने बड़े बेटे को लेकर लंदन चली गई, जबकि शेरलॉक अपने पिता के साथ इंडिया में ही रह गया। फिर शेरलॉक ने अपने पिता की मदद से अपनी पढ़ाई पूरी की, और इसी बीच एक दिन उसकी किस्मत ने बहुत बड़ा टर्न ले लिया, क्योंकि सालों बाद हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन में एक केस आता है, जिसमें एक बुजुर्ग महिला ने अपनी जान ले ली थी। फिर शेरलॉक के पिता और उनकी टीम वाले उस जगह पर जाकर अपनी छानबीन करने जाते हैं, और उसी वक्त क्राइम की खबर मिलने से शहर का MLA भी वहाँ मौजूद होता है। अब वो MLA पुलिस वालों से कहता है कि तुम लोग बेवजह समय बर्बाद कर रहे हो, यह खुदकुशी का केस है, फौरन इस केस की रिपोर्ट बनाओ और इसे खत्म कर दो, वरना मीडिया में बात आई तो प्रशासन पर सवाल उठने में देरी नहीं लगेगी। अब इस बीच हम देखते हैं कि शेरलॉक को अपने घर की चाबी नहीं मिल रही थी, इसलिए वो अपने पिता की लोकेशन पूछकर अपने घर की चाबी लेने उसी क्राइम सीन पर आ जाता है। फिर वहाँ वो सभी लोगों की बातें सुनता है कि उस लेडी ने खुद को मारा है, इसलिए केस बंद कर दिया जाए। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि शेरलॉक को वहाँ कुछ अजीब सा लगता है, इसलिए वो सबसे पहले उस मृत महिला को देखता है और नोटिस करता है कि उसके नाखूनों में नीला पेंट लगा हुआ है। साथ ही उस पंखे की ऊंचाई काफी ज्यादा है, जहाँ तक वो लेडी अपने आप नहीं चढ़ सकती। और फिर आखिर में वो अन्य चीजों को देखकर कहता है कि इस लेडी ने खुद को नहीं मारा, बल्कि इसकी हत्या हुई है, और जिसने भी इसकी हत्या की है उस आदमी के पास नीले रंग की कार है, और साथ ही वो आदमी लंगड़ाता भी है, जिसने इस लेडी की गर्दन दबाकर हत्या की है। और उसने ऐसा अपने खुले हाथों से नहीं किया, वरना गर्दन पर निशान बन जाते, इसलिए उसने गला दबाने के लिए किसी कपड़े या दूसरी चीज का इस्तेमाल किया है।
अब ये सुनते ही सभी लोग अचानक से उस एमएलए की ओर देखने लगते हैं, जबकि खुद एमएलए भी उसकी ऑब्जर्वेशन से हैरान हो जाता है। असल में बात ये थी कि खुद एमएलए के पास ही नीले रंग की कार थी और वो भी लंगड़ाकर चलता था। फिर हमें दिखाया जाता है कि सच में उसी एमएलए ने प्रॉपर्टी हड़पने के लिए उस लेडी को मारा था, जिसमें पहले उसने गला दबाकर उसे बेहोश किया और फिर बाद में एक कपड़े की मदद से दम घोंटकर उसे मार दिया और फिर अपनी गाड़ी में रखकर उसे यहाँ ले आया और उसकी लाश को पंखे से टांग दिया। अब इस बात के खुलते ही एमएलए को समझ में आ जाता है कि वो अब पकड़ा जाएगा, इसलिए वो फौरन सबूत मिटाने के लिए शेरलॉक और उसके पिता को मारने दौड़ता है। लेकिन इतने में वो दोनों वहाँ से भाग निकलते हैं। हालांकि एमएलए और उसके लोग उनका पीछा करते हैं ताकि सच बाहर ना आए, वरना उनकी बदनामी होगी और उसका पॉलिटिकल करियर खतरे में पड़ जाएगा। तभी शेरलॉक के पिता उससे कहते हैं कि अब तुम्हारा यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। वो बताते हैं कि उन्होंने उसके लिए इमरजेंसी वीजा और कुछ पैसों का इंतजाम कर लिया है, इसलिए वो फौरन अपने बड़े भाई के पास लंदन के लिए निकल जाए। तो इस तरह अपने पिता की बातों को मानते हुए शेरलॉक लंदन आकर बस गया था और अब वो अपने प्रोफेशन के कारण अकेले रेंट पर रहता है और लोगों के केस सुलझाने में उनकी मदद करता है। अब प्रेजेंट में डॉक्टर आर्या को उसकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है और वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ काम करने से बहुत कुछ सीखने वाला हूँ। फिर वो पूछता है कि आखिर शेरलॉक इतना एक्टिव कैसे रहता है, जिस पर शेरलॉक बताता है कि उसे बचपन से एक जगह शांत बैठने की आदत नहीं है, जिस वजह से उसे छोटे मोटे केस सॉल्व करते रहना पड़ता है, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करे तो बीमार हो जाता है और उसे फीट्स आने लगते हैं। अब यहाँ से पूरे 15 दिन गुजर जाते हैं और हम देखते हैं कि शेखर नाम का एक बड़ा आदमी अपने वकील कय्यूम से किसी केस के सिलसिले में बात करता है और इस बीच वो उससे उस सुपरनैचुरल कुत्ते के बारे में पूछता है। तो कय्यूम कहता है कि इस बारे में उन्हें आमने सामने बात करनी चाहिए, जिस पर हाँ कहकर शेखर वो फोन काट देता है। अब दोस्तों, ये जिस सुपरनैचुरल कुत्ते की बात हो रही थी, ये वही है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में उस आदमी को मारते हुए देखा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शेरलॉक आराम कर रहा होता है क्योंकि उसे फिलहाल कोई बड़ा केस नहीं मिला था और तभी उसकी मकान मालकिन वहां आकर उसे बताती है कि शेखर नाम का कोई आदमी तुमसे मिलने आया है। तो ये सुनकर शेरलॉक अपनी मकान मालकिन से कहता है कि ठीक है, शेखर को अंदर भेज दो। फिर हम देखते हैं कि शेखर 2 सीढ़ियां चढ़ता है, फिर रुकता है और फिर आगे बढ़ता है और शेरलॉक ठीक उसी समय डॉक्टर आर्या को बता रहा होता है कि देखो, शेखर दरवाजे के इतना करीब है और बस अभी दरवाजा खोलकर आएगा। और एग्जैक्ट उसी मोमेंट पर शेखर अंदर आता है। ये देखकर आर्या भी हैरान रह जाता है कि आखिर शेरलॉक किन किन चीजों को नोटिस करता है। खैर, अब अंदर आकर शेखर उसे अपना परिचय देता है और बताता है कि हाल ही में उसके चाचा अमरेंद्र चौधरी के साथ बुरा हादसा हुआ है, जिसके सिलसिले में बात करने वो यहाँ आया है। अब शेरलॉक उससे बात करते करते तुरंत गूगल पर सर्च करता है और फिर उससे कहता है कि हाँ, 2 दिन पहले मैंने इस केस के बारे में सुना था, जिसमें भास्कर विला नाम की जगह के आसपास मौजूद जंगल में किसी अमरेंद्र नाम के आदमी की लाश मिली थी और पुलिस का कहना था कि किसी जानवर ने उन पर हमला किया था और साथ ही उनकी कार भी उनके पास ही मिली थी। तो ये सुनकर शेखर कहता है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो, लेकिन उस जंगली जानवर वाली बात में एक ट्विस्ट है, जिस वजह से उसे कुछ गड़बड़ लग रही है। वो बताता है कि उनके परिवार का एक पुराना बंगला उसी एरिया में है और वहाँ उसका एक पुराना घर भी था, जहाँ उसके परदादा राजेंद्र चौधरी भी मूर्ति चुराने गए थे और उनकी भी मौत हो गई थी। वो बताता है कि मेरे अंकल अमरेंद्र भी उसी मूर्ति को चुराने गए थे और कहा जाता है कि एक सुपरनैचुरल कुत्ते ने उन्हें मार डाला। असल में ये कुत्ता हमारे परिवार के ऊपर किसी श्राप की तरह है, जिससे मैं परेशान हूँ। इसलिए शेखर कहता है कि वो इस सच्चाई को जानना चाहता है और इसमें वो शेरलॉक की मदद मांगता है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता उन्होंने वो मूर्ति चुराने की कोशिश क्यों की, लेकिन अब मैं परिवार का इकलौता वारिस हूँ और मुझे लगता है कि अब मेरी जान को भी खतरा है। वो आगे बताता है कि वो खुद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री का प्रोफेसर है और स्टूडेंट्स को अंधविश्वास के खिलाफ पढ़ाता है, लेकिन जब से ये घटना हुई है तब से उसे भी इन बातों पर विश्वास होने लगा है। जिसके बाद शेखर शेरलॉक को एक लेटर निकाल कर दिखाता है जिसमें उसे धमकी दी गई थी और वो लेटर उसे अपने होटल में मिला था। फिर शेरलॉक उसको पढ़ता है तो उसमें लिखा था कि शेखर उस भास्कर विला ना जाए, वरना वो भी नहीं बचेगा। अब शेखर कहता है कि इस पूरे मामले में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, क्योंकि मेरी जान को खतरा है और मैं छुप छुप कर डर में जिंदगी जीना नहीं चाहता। इस तरह वो शेरलॉक को अपना कार्ड देकर कहता है कि जल्द ही इस बारे में बात करने के लिए हम दोबारा मिलेंगे और तुम मेरे पास कॉल करके आ जाना। तब तक जो पता कर सकते हो वो करो। और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है।
अब इसी बीच शेरलॉक अपनी खिड़की से देखता है कि कोई उनके घर पर नजर रख रहा है, जिसके बाद वो उस अनजान शख्स को पकड़ने जाता है, लेकिन इतने में वो वहाँ से भाग जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि अपने पास से जरूरी जानकारी हासिल करने के बाद शेरलॉक सीधा शेखर के पास जाता है, जिसके बाद शेरलॉक, आर्या और शेखर फौरन उसके वकील कय्यूम से मिलकर बात करते हैं। अब कय्यूम शेखर से पूछता है कि आखिर तुम्हें जासूस रखने की क्या जरूरत थी, हम लोग इस केस को सॉल्व कर लेंगे। तो शेखर कहता है कि वो सब ठीक है, लेकिन मुझे मारने की धमकी मिली है और मैं केस की तह तक जाना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे एक जासूस की जरूरत थी, इसलिए मुझे जो ठीक लगा मैंने वो किया। खैर, अब वो वकील कय्यूम से उस सुपरनैचुरल कुत्ते के बारे में शेरलॉक को बताने को कहता है, जिसके बाद कय्यूम उसे कुछ पुराने दस्तावेज दिखाता है जिसमें उस कुत्ते का जिक्र था। अब यहाँ हमें पता चलता है कि जब शेखर के परदादा राजेंद्र ईसा मसीह की उस मूर्ति को चुराने गए थे तो उन्हें वो मूर्ति मिल तो गई थी, लेकिन इसी बीच एक नन लड़की ने उन्हें देख लिया था और उन्हें रोकने की कोशिश की थी, लेकिन राजेंद्र उस लड़की की ओर अट्रैक्ट हो गया और गलत इरादे के साथ उसे जबरदस्ती करने लगा। फिर खुद को खतरे में देखकर वो नन वहाँ से भागने लगी, लेकिन जंगल में राजेंद्र ने उसका पीछा किया और आखिर में उसे गोली मार दी, जिससे उसकी वहीं मौत हो गई। और तभी वहाँ एक भयानक कुत्ता आया जिसने राजेंद्र को चीर फाड़ कर मार डाला, जैसे कि वो डॉग उस जगह की रक्षा कर रहा हो। यानी जो स्पिरिट हमने शुरू में देखी थी वो इसी लड़की की स्पिरिट थी। खैर, अब शेरलॉक वकील कय्यूम से पूछता है कि आखिर शेरलॉक के अंकल अमरेंद्र की ऑटोप्सी रिपोर्ट में क्या आया था। तो कय्यूम बताता है कि रिपोर्ट के हिसाब से उन्हें डर से हार्ट अटैक आया था, जिससे उनकी मौत हुई और फिर कुत्ते ने उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। तभी शेरलॉक कुछ नोटिस करते हुए शेखर से पूछता है कि आखिर उसे हार्ट अटैक कब आया था। तो शेखर कहता है 4 महीने पहले, लेकिन तुम्हें कैसे पता। तो शेरलॉक कहता है कि उसने अभी अभी शेखर के हाथ में निशान देखा, जिससे उसे इस बात का अंदाजा हुआ। खैर, अब शेरलॉक अपनी रिसर्च शुरू करता है और पता लगाता है कि शेखर के परिवार में हार्ट अटैक की समस्या रही है, यानी ये उनकी फैमिली की मेडिकल हिस्ट्री में मौजूद है। इसके बाद वो वकील शेखर को भास्कर विला ना जाने की सलाह देता है और कहता है कि मामले के सुलझने तक तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन शेखर कहता है कि उसे सच्चाई जाननी है, वरना वो भी मारा जाएगा, इसलिए वो उसे जाने से ना रोके। फिर हम देखते हैं कि शेरलॉक और आर्या को शेखर अपने उस होटल में लाता है जहाँ वो रुका हुआ था। अब शेखर उसे बताता है कि यहाँ भी उसके साथ कुछ अजीब हो रहा है, क्योंकि आज उसका एक जूता गायब है, जिस पर शेरलॉक कहता है कि ठीक है, जूते की वजह से घबराओ नहीं, पता चल जाएगा। इसके बाद घर लौटकर शेरलॉक और आर्या इस केस के बारे में डिस्कस करने लगते हैं और तभी हम देखते हैं कि शेरलॉक का खबरी, जिसका नाम दास है, वो उसे कुछ खुफिया खबर देकर जाता है, जिसके बाद शेरलॉक फौरन आर्या से कहता है कि उसे शेखर के साथ भास्कर विला जाना होगा। हालांकि आर्या पूछता है कि वो कब आएगा, तो शेरलॉक कहता है कि उसे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं, जिन्हें पूरा करते हुए वो वहां पहुंच जाएगा। इधर हम देखते हैं कि शेखर ने वहां जाने की सारी तैयारियां कर ली थी, जिसके बाद वो शेरलॉक को बताता है कि अब उसका दूसरा जूता तो मिल गया, लेकिन अब उसका कोट गायब है। इसके बाद शेरलॉक आर्या को साइड में ले जाकर चुपके से कहता है कि तुम सावधान रहना, क्योंकि वहाँ शेखर को मारने की कोशिश हो सकती है और इसीलिए वहाँ जो कुछ हो वो मुझे फौरन फोन करके बता देना, तब तक मैं अपना काम खत्म करने की कोशिश करता हूँ। फिर हम देखते हैं कि शेखर और आर्या ट्रेन से भास्कर विला पहुँचते हैं, जहाँ रहमान नाम का एक आदमी उन्हें वहाँ से पिक करता है और शेखर के बंगले की ओर ले जाता है। असल में शेखर के परिवार का यहाँ एक बड़ा बंगला है, जिसकी देखभाल रहमान और उसकी पत्नी करते हैं। साथ ही उसके अंकल अमरेंद्र चौधरी भी यहीं रुके थे, लेकिन मूर्ति चुराने के चक्कर में उनकी मौत हो गई थी। दूसरी तरफ शेरलॉक होटल का सीसीटीवी फुटेज चेक करता है, जहां उसे पता चलता है कि एक आदमी ने शेखर के कमरे से जूता चुराया था, जिसके बाद अगले दिन एक लड़की ने वो जूता वहीं वापस भी रख दिया था। इसके बाद शेरलॉक फौरन उस लड़की से पूछताछ करने जाता है, लेकिन वो लड़की उसे बहाना बनाकर कहती है कि उसे कुछ नहीं पता और फिर वो वहां से चली जाती है। इसके बाद सीन रात में शिफ्ट होता है, जहां शेरलॉक उस लड़की का पीछा करने लगता है ताकि उससे जुड़े लोगों को पहचान सके, लेकिन इतने में एक आदमी उस पर हमला कर देता है और फिर शेरलॉक खुद को बचाता है और उस आदमी को उल्टा जख्मी कर देता है, जिसके बाद वो आदमी जैसे तैसे खुद को बचाकर वहां से भाग निकलता है। लेकिन इसी बीच शेरलॉक ने हमलावर के कंधे पर एक अनोखा टैटू देखा था, इसलिए वो सोचता है कि उसे इसके बारे में सबूत ढूंढना होगा। उधर शेखर अब रहमान से पूछता है कि उसके चाचा अमरेंद्र के साथ क्या हुआ था, तो रहमान उसे बताता है कि अमरेंद्र सर को शेयर मार्केट में बड़ा नुकसान हुआ था, जिससे वो काफी तनाव में थे। साथ ही मुझे पता चला था कि उन्हें पैसों की जरूरत थी,
और फिर एक रात वो उस जंगल में चले गए जहाँ हाउंड के काटने से उनकी मौत हो गई, जबकि उन्हें पता था कि वहां जाना कितना खतरनाक हो सकता है। इस पर शेखर पूछता है कि क्या उस हादसे से पहले कोई उनसे मिलने आया था, तो रहमान बताता है कि वैसे तो कोई नहीं आया, लेकिन पास में चंचल नाम का एक आदमी रहता है जो अमरेंद्र का अच्छा दोस्त है, इसलिए वो अक्सर उनसे मिलने आता था। तो शेखर ये बात नोट कर लेता है। इतने में शेरलॉक आर्या को फोन करके वहाँ की स्थिति पूछता है कि वहाँ क्या चल रहा है। तो आर्या उसे रहमान की सारी बातें बताता है कि उसने चंचल नाम के किसी आदमी का जिक्र किया है जो कि शेखर के चाचा का फ्रेंड था। तो ये सुनकर शेरलॉक उसे फिर से सावधान रहने को कहता है। खैर, अब अगले दिन शेखर और आर्या साथ में उस जंगल की तरफ निकल जाते हैं और अपने हिसाब से वहाँ की छानबीन करने लगते हैं जहाँ उसे अंकल अमरेंद्र की लाश मिली थी। अब उन्हें लगता है कि कोई उनकी निगरानी कर रहा है और साथ ही उन्हें वहाँ पर कुत्ते के पंजों के निशान नजर आते हैं, जिनको इंटरनेट पर देखने पर उन्हें पता चलता है कि ये हाउंड प्रजाति के कुत्ते के पंजों के निशान हैं। इसके बाद आर्या तुरंत शेरलॉक को कॉल करके बताता है कि हमें एक कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं, जिस पर शेरलॉक उसे फौरन उसकी फोटो भेजने को कहता है। इधर हम देखते हैं कि शेरलॉक उस समय वकील कय्यूम पर नजर रख रहा होता है, क्योंकि इस मामले में उसे उस पर भी शक होता है। उधर दूसरी तरफ उस जंगल में वो चंचल ऐसे ही टहल रहा होता है और तभी उसकी मुलाकात शेखर से हो जाती है। अब चंचल उससे पूछता है कि तुम अमरेंद्र के भतीजे हो ना? तो शेखर उससे कहता है कि हाँ, और उससे अपने अंकल के बारे में पूछताछ करने लगता है कि वो उनसे लास्ट टाइम कब मिला था, जिस पर चंचल उसे बताता है कि अमरेंद्र उसका अच्छा दोस्त था और उसकी मौत से एक दिन पहले उन्होंने लंबी बात की थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि अमरेंद्र के साथ इतनी बड़ी घटना हो जाएगी और उसे अपनी जान गंवानी पड़ेगी। खैर, अब चंचल शेखर और आर्या को शाम को चाय के लिए अपने घर पर बुलाता है और कहता है कि आगे की बात मेरे घर पर करेंगे। साथ ही वो उन्हें बताता है कि वो एक राइटर है जिसके कुछ आर्टिकल्स पब्लिश होने वाले हैं, इसलिए वो उन्हें अपने आर्टिकल भी दिखाएगा, जिस पर शेखर अपनी सहमति जताता है और शाम को आने के लिए कहता है। उधर हम देखते हैं कि शेरलॉक लाइब्रेरी में उस टैटू की जानकारी ढूंढ रहा होता है जो उसने हमलावर के कंधे पर देखा था। वहीं रात में शेखर और आर्या दोनों चंचल के घर पूछताछ करने पहुंचते हैं, जहां उनकी मुलाकात चंचल की बहन रोशनी से भी होती है। अब शेखर चंचल से पूछता है कि वो वहां कब से रह रहे हैं, तो चंचल बताता है कि हम कुछ महीने पहले ही यहाँ आए हैं, क्योंकि पास वाला रेलवे स्टेशन बंद है और वहाँ की आसपास की खुदाई में कुछ पुराने आर्टिफैक्ट्स और कुछ प्राचीन चीजें मिली हैं, जिनके बारे में वो अब लिख रहा है। वहीं रोशनी के बारे में वो बताता है कि ये मेरी बहन है जो कि हिस्ट्री की स्टूडेंट है, इसलिए ये भी मेरे काम में मेरी मदद करती है। इसके बाद शेखर पूछता है कि आखिर अमरेंद्र से उनकी क्या बात हुई थी, तो चंचल बताता है कि असल में अमरेंद्र को पैसों की जरूरत थी और उसने उसकी मदद के लिए कुछ पैसे दिए थे, लेकिन वो पैसे काफी नहीं थे क्योंकि उसका कोई बड़ा नुकसान हुआ था, जिस वजह से उसे लोगों के काफी पैसे वापस लौटाने थे। फिर चंचल आगे कहता है कि तुम्हारे चाचा अमरेंद्र ने ही मुझसे जिक्र किया था कि पास के चर्च में ईसा मसीह की कीमती मूर्ति है जिससे करोड़ों मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि जंगल में एक खतरनाक कुत्ता लोगों का शिकार करता है, पर फिर भी पता नहीं क्यों अमरेंद्र वहाँ गया और फिर वो हादसा हो गया। मुझे बस इतना ही पता है। इसके बाद शेखर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होने की बात रोशनी को बताता है और उसे अपना नंबर देकर मदद की पेशकश करता है। यहाँ हम नोटिस करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को पहली ही नजर में पसंद करने लगे थे। इसके बाद बाहर निकलते वक्त अचानक एक अजीब सा बूढ़ा आदमी उनके पास आता है। वो पहले उन्हें घूरता है और फिर वहाँ से चला जाता है। ये देखकर शेखर रोशनी से कहता है कि वो कोई पागल आदमी होगा, घबराने की जरूरत नहीं है। खैर, इसके बाद शेखर और आर्या वापस बंगले में लौटते हैं और तभी उन्हें कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं और जब वो उन आवाजों की तरफ बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक कमरे में रहमान और उसकी पत्नी खिड़की से टॉर्च जलाकर किसी को इशारा कर रहे होते हैं, जैसे कि वो कोई सिग्नल दे रहे हों। और फिर जब शेखर और आर्या बाहर देखने जाते हैं तो वहाँ उन्हें कोई नहीं मिलता। हालांकि हम देखते हैं कि एक आदमी वहाँ सच में छुपा होता है, लेकिन अब कुछ न मिलने पर वो दोनों वापस बंगले में लौट आते हैं कि तभी अचानक आर्या के पास शेरलॉक का कॉल आता है, जो आर्या को फौरन पुराने रेलवे स्टेशन के पास बुलाता है। अब हम देखते हैं कि आर्या वहां पहुंचता है जहां उसे वो बूढ़ा आदमी मिलता है जो हमने शेखर और रोशनी के पास देखा था, और फिर हमें पता चलता है कि ये बूढ़ा आदमी असल में कोई और नहीं बल्कि खुद शेरलॉक होता है। इसके बाद शेरलॉक उससे चंचल से हुई बातचीत के बारे में पूछता है तो आर्या उसे चंचल की बातें बताने लगता है
और साथ में वो उसे रहमान और उसकी बीवी के टॉर्च के इशारे की घटना भी बताता है और वो ये भी कहता है कि जब हम बाहर देखने गए तो वहाँ कोई नहीं था। अब शेरलॉक को शेखर, रहमान और उस वकील कय्यूम सभी पर शक होता है क्योंकि शेखर की पुश्तैनी प्रॉपर्टी काफी बड़ी थी जिसे हासिल करने के लिए कोई भी कुछ भी कर सकता था। अब वो दोनों बंगले की ओर बढ़ते हैं और तभी उन्हें एक सीटी की आवाज सुनाई देती है। उस आवाज के आते ही अचानक एक कुत्ता वहां आ जाता है जो किसी भाग रहे आदमी पर हमला करके उसे मार देता है और ये आदमी शायद वही था जिसको रहमान और उसकी बीवी इशारा कर रहे थे। लेकिन जब आर्या और शेखर बाहर गए तो वो छुप गया था। खैर, अब जैसे ही शेरलॉक और आर्या उस तरफ की आवाज सुनकर वहां पहुंचते हैं तो तब तक वो आदमी भी मर चुका होता है। फिर शेरलॉक और आर्या देखते हैं कि मरे हुए आदमी ने जो कपड़े पहन रखे हैं वो असल में शेखर का वही कोट है जो चोरी हो गया था। इसके बाद चंचल भी उस सीटी की आवाज सुनकर वहां पहुंचता है और शेरलॉक से मिलता है, जहां शेरलॉक उसे बताता है कि मरे हुए आदमी का नाम शाहिद था जो कि पुलिस से छुपकर रह रहा था। इसके बाद शेरलॉक चंचल से पुलिस को खबर करने को कहता है। फिर हम देखते हैं कि वो सभी भास्कर विला पहुंचते हैं, जहां शेरलॉक रहमान और उसकी बीवी को बताता है कि जंगल में उनके भाई शाहिद पर उस कुत्ते ने हमला किया था जिससे वो मारा गया। तो ये सुनकर रहमान और उसकी बीवी रोने लगते हैं। तभी उसकी बीवी बताती है कि पुलिस उसके भाई को ढूंढ रही थी, इसलिए वो उसे घर में छुपा रहे थे और खाना कपड़े दे रहे थे, यानी वो टॉर्च वाला इशारा उसी को किया जा रहा था। इसके बाद रहमान अपनी बीवी को अंदर ले जाता है। खैर, अब शेरलॉक शेखर से कहता है कि वो कोई सुपरनैचुरल कुत्ता नहीं बल्कि वो वेल ट्रेंड खतरनाक कुत्ता है और शायद शेखर का गायब कोट उसे सुंघाने के लिए इस्तेमाल किए गए होंगे ताकि रात में वो शेखर पर हमला करे। लेकिन रहमान की बीवी ने शेखर का कोट अपने भाई को दे दिया था, जिस वजह से उस कुत्ते को कंफ्यूजन हो गया और उसने कोट की स्मेल के चलते शाहिद को सूंघकर उसे मार डाला। अब आखिर में शेरलॉक कहता है कि ये जिस किसी अपराधी का प्लान है, हमें उसे जल्द ढूंढना होगा। खैर, तभी शेरलॉक को शेखर के परदादा के समय की एक तस्वीर दिखती है जिसमें परिवार के कई रिश्तेदार मौजूद होते हैं। अब इतने में चंचल भी वहां आ जाता है और शेरलॉक से कहता है कि उसने पुलिस को सूचना दे दी है। इसके बाद वो उस कुत्ते के बारे में सोचकर डरने लगता है कि कहीं वो कुत्ता किसी और की भी जान ना ले ले। लेकिन इसी बीच वो सभी को अगले दिन अपने घर खाने पर बुलाता है, जिसके लिए शेरलॉक भी अपनी सहमति जता देता है। फिर थोड़ी देर के बाद शेखर का वकील कय्यूम वहां प्रॉपर्टी के दस्तावेजों के लिए आता है। तो तभी शेखर को अचानक रोशनी का मैसेज आता है और वो उससे मिलने जाता है। अब यहाँ पर रोशनी चिंता जताते हुए कहती है कि वो शहर चला जाए क्योंकि उस श्राप के चलते उसकी जान खतरे में है। लेकिन अब वो दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं और शेखर कहता है कि जब तक वो सच उजागर नहीं होता वो यहाँ से नहीं जाएगा। दूसरी तरफ शेरलॉक और आर्या जंगल में छानबीन करते हैं और उस चर्च में जाते हैं जहाँ से मूर्ति चोरी हुई थी। वहीं दूसरे दिन सभी चंचल के घर खाने पर जाते हैं, जहाँ उन्हें सबसे पहले पेस्ट्री परोसी जाती है। अब इस बीच रोशनी शेरलॉक से पूछती है कि क्या वो उसके बारे में कुछ बता सकता है, क्योंकि उसने शेरलॉक के बारे में बहुत सुना है कि वो किसी को देखकर उसकी हिस्ट्री पता लगा लेता है। तो शेरलॉक कहता है कि हाँ, तुम्हें नॉनवेज बहुत ही पसंद है और तुम्हारे गले का पुराना लॉकेट तुम्हारे पहले पति ने तुम्हें दिया था। बताओ, मैं ठीक तो कह रहा हूँ ना? तो ये सुनकर शेरलॉक और रोशनी के साथ साथ सभी लोग हैरान रह जाते हैं। तभी रोशनी कंफर्म करती है कि हाँ, उसकी शादी हुई थी लेकिन अब उसका तलाक हो चुका है। इसके बाद वो शेखर से कहती है कि वो उसे ये बात बताने वाली थी, लेकिन इस केस के चक्कर में ये बात हो नहीं पाई। तभी चंचल बात बदलते हुए कहता है कि शेरलॉक उसके बारे में भी कुछ बताए। तो शेरलॉक कहता है कि चंचल शुद्ध शाकाहारी आदमी है। वो शराब की बोतलें खरीदता तो है लेकिन बस उन्हें इकट्ठा करता है, साथ ही उसे लिखने का भी शौक है। तो ये सुनकर अब चंचल उसे अपनी आर्टिकल दिखाता है, जिन्हें शेरलॉक बहुत ही ध्यान से देखता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी वहां से चले जाते हैं। फिर अगले दिन शेरलॉक शेखर से कहता है कि उसे कुछ काम से जाना होगा, तो वो 2-3 दिन में लौटेगा। लेकिन तब तक शेखर अपना ख्याल रखे और बेवजह घर से बाहर ना निकले। अब शेखर पूछता है कि क्या उसे किसी पर शक है, तो शेरलॉक कहता है कि उसे तो खुद शेखर, रहमान, उसकी पत्नी और वकील कय्यूम तक पर शक है, लेकिन वो जल्द ही अपराधी को पकड़ लेगा। फिर हम देखते हैं कि शेखर और चंचल शेरलॉक और आर्या को ट्रेन तक छोड़ने जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों उन्हें छोड़कर वापस चले जाते हैं। लेकिन तभी ट्रेन के अंदर एक व्यक्ति शेरलॉक पर हमला करता है, पर शेरलॉक उसे बेहोश कर देता है और इसके बाद वो दोनों ट्रेन से उतर जाते हैं। इधर रात में शेखर और कय्यूम चंचल के घर खाने पर जाते हैं, जहां बातचीत के बाद कय्यूम को एक जरूरी कॉल आता है और वो अपनी कार से कहीं चला जाता है।
फिर यहाँ पर चंचल शेखर को घर छोड़ने की पेशकश करता है, लेकिन उनकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती। ये देखकर शेखर कहता है कि उसका बंगला पास में ही है, इसलिए वो पैदल ही चला जाएगा। लेकिन चंचल कहता है कि अभी बहुत अंधेरा है, इसलिए खतरा हो सकता है, तो वो रात को उसके घर ही रुक जाए और सुबह सवेरे वापस निकल जाए। लेकिन शेखर इसके लिए मना करता है और जाने का फैसला करता है। फिर जब वो वापस जा रहा होता है तो उसे पुराने रेलवे स्टेशन के पास वही सीटी की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वो कुत्ता अचानक उसके सामने आ जाता है और शेखर पर हमला करने वाला होता ही है कि तभी अचानक शेरलॉक और आर्या वहां पहुंचकर गन से कुत्ते पर गोली चलाते हैं, जिसकी आवाज से डरकर वो कुत्ता वहां से भाग जाता है। पर इतने में वो लोग कुछ समझ पाते और कई लोग वहां आकर उन सभी पर हमला कर देते हैं। फिर शेरलॉक, आर्या और शेखर उनसे लड़ते हैं और तभी इस बीच शेरलॉक को एक जगह दिखती है जहाँ कुत्ते को बांधा गया था। साथ ही उसे वहां पर कपड़े का टुकड़ा मिलता है जिसमें कोई नशा मिलाकर उस कुत्ते को सुंघाया गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो कुत्ता फिर से वहां आता है, लेकिन शेरलॉक उसे चकमा देकर एक कमरे में बंद कर देता है। फिर जब चंचल वहां पहुंचता है तो बड़ा खुलासा होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि ये सब असल में चंचल ने ही किया था। अब चंचल जैसे ही शेखर को शूट करने वाला होता है, इतने में वकील कय्यूम वहां आ जाता है और चंचल की गन को शूट करके दूर फेंक देता है। लेकिन तब तक शेरलॉक ने पुलिस बुला ली थी, जो आकर सभी को गिरफ्तार कर लेती है। फिर अगले सीन में सभी इकट्ठा होते हैं, जहां शेखर शेरलॉक से पूछता है कि उसे ये सब कैसे पता चला और वो उसे समय पर बचाने कैसे आ गए। तो शेरलॉक बताता है कि शेखर के बंगले में परिवार की तस्वीर देखकर उसे चंचल पर शक हुआ था। उसे लगा था कि कोई दोस्त आखिर बंगले के इतने पास कैसे रह सकता है, जरूर वो कोई फैमिली का आदमी होगा। फिर जब चंचल के आर्टिकल और शेखर को मिले धमकी के लेटर को मैंने देखा तो उनका फॉन्ट एक ही था, जिसमें कंफर्म हो गया कि चंचल ने ही वो धमकी दी थी। जिसके बाद शेरलॉक बताता है कि चंचल का असली नाम सैमुअल चौधरी है, जो शेखर का ही दूर का रिश्तेदार है और उसने ही शेखर की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए अमरेंद्र को मारा था और अब शेखर को मारने की योजना बनाई थी। लेकिन उसकी बहन रोशनी को सैमुअल के इरादों का पता चल चुका था, लेकिन वो शेखर को पसंद करती थी, इसलिए उसने अपने भाई से इस काम का विरोध किया। जिसके बाद सैमुअल ने अपनी बहन को बंदी बना लिया। असल में सैमुअल को पता चला था कि अमरेंद्र के ऊपर कर्जा है, इसलिए वो उस मूर्ति को बेचकर करोड़ों का कर्जा उतार देगा। लेकिन इससे सैमुअल को हासिल होने वाली प्रॉपर्टी कम हो जाएगी, इसलिए उसने सोचा कि पहले वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी करवाकर अमरेंद्र को मारेगा, फिर शेखर को मारेगा और इसके बाद खुद उसकी मूर्ति चुराएगा, जिससे प्रॉपर्टी के साथ साथ वो मूर्ति भी उसकी हो जाएगी। तो इस तरह अब सैमुअल का भांडा फूट जाता है और पुलिस उसे ले जाती है। फिर शेखर शेरलॉक को धन्यवाद देता है कि उसने उसकी जान और प्रॉपर्टी बचा ली और इस तरह ये केस सॉल्व हो जाता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दीजिए। लेकिन अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।